अब बात करते हैं द्विवेदी युग का पूर्वाभास कि किस क्षण से जो द्विवेदी युग है उसका पूर्वाभास होता है। सन 1857 ईस्वी के जन विद्रोह के असफल हो जाने के बाद जो देश का संपूर्ण ढांचा था, नक्शा था, वो पूरा परिवर्तित हो गया, बदल गया। संपूर्ण भारत पर अंग्रेजी प्रभुसत्ता का बोलबाला हो गया। देशी राजा और नवाब दंत नख विहीन सिंहों के समान अंग्रेजों की कृपा पर जीने लगे। शासन को सुदृढ़ एवं स्थायी बनाने के विचार से अंग्रेजों ने अपनी भाषा, अपने साहित्य के पठन पाठन की व्यवस्था कर दी, क्योंकि वो जानते थे कि जब तक भारतीय अपना साहित्य पढ़ेंगे, अपनी भाषा से जुड़े रहेंगे, तब तक वो उनके नियंत्रण में नहीं आ सकते। इसलिए उन्होंने इस सब के लिए, अपने शासन को सुदृढ़ करने के लिए, भारतीयों पर अपनी लगाम को कसने के लिए, भारतीयों को अपने नियंत्रण में लेने के लिए सर्वप्रथम अपनी भाषा, अपने साहित्य के पठन पाठन की व्यवस्था की। रेल, तार, डाक और प्रेस की व्यवस्था और ज्यादा सुदृढ़ कर दी गई। भारतीय जनता पर पूर्ण नियंत्रण रखने एवं सेना तथा सैनिक सामग्री को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के विचार से सड़कों, पुलों और रेल मार्ग का जाल बिछा दिया गया। समय समय पर निकाले जाने वाले जो घोषणा पत्र थे, आदेश थे, सूचनाएं थी, चेतावनियां थी, जन सामान्य तक पहुंचाए जाने वाले विचार थे, अनेक गजट उनके लिए निकाले गए। समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं का मुद्रण बहुत तेजी से बढ़ा। एक स्वतंत्रता जनता को धार्मिक रूप से प्राप्त हुई, मुसलमानों के समय में जो नहीं थी। देश के बाहरी और आंतरिक सुरक्षा का जिम्मा लेते हुए स्थल, जल और बाद में वायु सेना, इन तीनों का गठन हुआ। आधुनिक युग की सभ्य, साहित्य, कला, व्यापार तथा विज्ञान के क्षेत्र में उन्नति जाति प्राचीन युग की चक्की में पिसी हुई जनता के निकट संपर्क में हुई। जीवन के विभिन्न आदर्श एक ही धरातल पर प्राप्त होने लगे। लचीली व्यवहार कुशल शासक वर्ग की नीति ने शासितों को यहाँ भी मात देनी प्रारंभ कर दी और इस प्रकार जो युग है वो परिवर्तित होता चला गया। और इस प्रकार जैसे जैसे स्वरूप बदलने लगा, वैसे वैसे जो भारत की भोली भाली जनता थी, वह अंग्रेजी पढ़ी लिखी तथा कथित सभ्य जनता गोरी मृग मरीचिका में फंसने लगी। अभागे देश के वाणी पुत्र भी अंग्रेजों के मानस पुत्रों के स्वर से स्वर मिलाकर शासन की प्रशंसा करने लगे। गुलामी के जुए को उतार फेंकने की बात न करके वे गद्दी की पूजा में जुट गए। सबसे ज्यादा दुख तो इस बात का हुआ कि भारतेंदु ऐसे वैतालिक कवि भी अंग्रेजी की बड़ाई करने से नहीं चूके। उदाहरण के लिए एक स्थल पर वो कहते हैं कि परम मोक्ष फल राजपद परसत जीवन माही, कृष्ण देवता राज सुख पद परसम सुत माही। अंग्रेज राज सुख साज सजे बहु भारी, पय धन विदेश चली जात यह अति घोर। परंतु किसी राष्ट्र का आत्मसम्मान गुलामी की मोह निद्रा में कब तक सो सकता है। राष्ट्रीय चेतना की एक हल्की सी लहर ही उसे जगाने के लिए पर्याप्त होती है। शासकों से ही प्रेरणा लेकर भारतीय उर्वर मस्तिष्कों में स्वाधीनता के भाव जगने लगे। यत्र तत्र छोटी सुविधाओं के लिए आवाजें उठाई जाने लगी। सुयोग भी अच्छा मिला। स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण, स्वामी दयानंद सरस्वती, लोक हितवादी चिपलूण कर, भारतेंदु हरिश्चंद्र तथा उनके मंडल के अन्य लेखक और कवि एक साथ मैदान में आए। यहाँ सबसे ज्यादा स्मरण में रखने वाली बात यह है कि 57 ईस्वी का जो विद्रोह है 1857 का, मूलतः सिपाहियों का था। उसकी जड़ ऊपर थी और वह कुचल दिया गया। पर सांस्कृतिक सुधारवादी उपयुक्त लोगों ने जनवादी दृष्टिकोण अपनाकर सारे देश में एक सिरे से दूसरे सिरे तक जागरण का वह मंत्र फूका जिससे जनता ने निराशा की चादर फेंककर अपने को पहचाना। फिर युग बदला, सामने आगे बढ़ा, देश ने आंखें खोली, पराधीनता असह्य बन गई, चारों ओर सुधार की मांगे होने लगी। फिर क्या था, 1885 ईस्वी में राष्ट्र के सपूतों ने बंबई नगर में कांग्रेस की स्थापना की। 28 दिसंबर को
12 बजे गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ। और यह एक इमली का पौधा है जिसके उगने से फलने तक देर अवश्य लगी, पर हमारी स्वाधीनता और सफलता का सेहरा तो इसी के माथे बंधा है। समय समय पर इस राष्ट्रीय आयोजन में बाधाएं आई, भीतरी और बाहरी शत्रुओं ने इसे नष्ट करने के सुनियोजित प्रयत्न किए, किंतु राष्ट्रीय गौरव के अखंड वेग के सामने सब नतमस्तक हो गए। अंग्रेजों ने भी अनेक अराष्ट्रीय तत्वों को संगठित करके इसे छिन्न भिन्न करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें मुंह की खानी पड़ी। स्वदेश प्रेम और स्वदेशी के प्रति दिन प्रतिदिन भाव जो है वो वृद्धि को प्राप्त होने लगे। एक स्थल पर कविता आती है जिससे विदित होता है कि आओ एक प्रतिज्ञा करें, एक साथ जिए मरे, अपनी चीजें आप बनाओ, उनसे अपना अंग सजाओ, वंदनीय वह देश जहाँ के देशी निज अभिमानी हो, बांधवता में बंधे परस्पर परतता के अज्ञानी हो। तो इसमें जो स्वतंत्रता के भाव बढ़ते हैं, एक पग और आगे बढ़कर महावीर प्रसाद द्विवेदी हुंकार करके कहते हैं कि जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा है, वह और मृतक समान है। तो ये जो मतलब कि भाव निकले, ये भाव स्वतंत्रता के लिए थे, राष्ट्रीय जागरण इनमें विद्यमान था, राष्ट्रीय चेतना इनमें विद्यमान थी। और मानव जीवन जो कि विकासशील है और साहित्य भी विकासशील है, और मानव जीवन के महत्वपूर्ण मार्मिक अंशों की अभिव्यक्ति साहित्य ही है। तो उस देश के कवियों, लेखकों और नव निर्माण के प्रति जो अंकुर उग रहे थे, वे ही आगे जाकर वट वृक्ष का रूप धारण कर सके। और इन्हीं की पृष्ठभूमि के रूप में भारतेंदु युग के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और भाषा संबंधी हेरफेर का परिचय देकर द्विवेदी युग की काव्य विधाओं, शैलियों, साहित्यिक परिवर्तनों, मूल्यों, स्थापनाओं का विस्तार जो है वो प्राप्त होता है। और ये पृष्ठभूमि द्विवेदी युग की आधारशिला का कार्य करती है। ये पृष्ठभूमि ही द्विवेदी युग का पूर्वाभास बनती है। तो द्विवेदी युग के काव्य के सम्यक अनुशीलन से पूर्व भारतेंदु युगीन जो भाषा प्रयोग है, साहित्य रूप है, अगर उस पर दृष्टि डाली जाए तो अनेक प्रश्न सामने आते हैं कि 20वीं शताब्दी के कवियों की मूल प्रेरक शक्तियां क्या थी, किन कारणों से इस युग के लेखक और कवि जीवन की मधुमय अमराइयों और ब्रज की रसीली गलियों से बाहर निकल पाए, किस प्रकार उन्होंने काव्य का संबंध जीवन से जोड़ा। तो ये सारे प्रश्न जो हैं ये सामने आते हैं, और इनके लिए हमें पुनः एक बार पीछे की ओर झांकना पड़ता है। राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक उथल पुथल को देखना पड़ता है जिसने भाषा और साहित्य में परिवर्तन किए। नए नए पत्र पत्रिकाओं की बढ़ती हुई जो चिंगारी है उसने अनेक लेखकों और कवियों को जन्म दिया। आवश्यकतानुसार नए विषयों पर रचनाएं लिखी गईं। साहित्य जीवन के सुख दुख, हास विलास की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई। साहित्य का मानव जीवन पर क्योंकि चिरंतन संबंध है। साहित्य का सृष्टा मनुष्य है और मनुष्य के लिए साहित्य सृष्टि है। मानव जीवन ही साहित्य का उपादान और विषय वस्तु रहा है और रहेगा। मानव जीवन विकासशील है, इसलिए साहित्य भी विकासशील है। आचार्य वाजपेयी का जो ये कथन है वो अपने आप में युक्ति युक्त है। तो इन सब के द्वारा ये निश्चित था कि जो पूर्वाभास है द्विवेदी युग का, वो भारतेंदु युग से ही दिखाई देने लगा था। भारतेंदु युग में भाषा न दरबारों की है, न सरकारी अफसरों की, न कचहरियों की और न जनता की। इसमें टीप टाप का अभाव है, ग्राम्य संपर्क से संपृक्त है, इस पर अवधि और ब्रजभाषा की छाप है। इसके साहित्य को 3 रूपों में बांटा गया। जनता में अंग्रेजी शासन के प्रति विद्रोह की भावना बनने वाला, सांगारिक रीतिकालीन परंपरागत लीक पर चलने वाला, स्वतंत्र विषयों पर नवीन विचारों के प्रचार हेतु लिखा गया साहित्य। तो ये जो 3 प्रकार का साहित्य बाद में मौलिक, अनुदित और छायानुवाद के रूप में सामने आया, और इस साहित्य के द्वारा ही जो द्विवेदी युग का पूर्वाभास है वो परिलक्षित होता है। ब्रज भाषा का प्रभाव हिंदी कविता पर अब भी प्रबल था। गद्य में खड़ी बोली की स्थापना के बावजूद भी पद्य की भाषा बदल ही नहीं पा रही थी। यत्र तत्र कतिपय प्रयोग खड़ी बोली में
हो भी रहे थे पर उनमें स्थायित्व नहीं था। कहीं कहीं ब्रज, अवधि और खड़ी बोली तीनों की खिचड़ी पक जाती थी। श्रीधर पाठक को छोड़कर खड़ी बोली कविता का सच्चा हिमायती कोई नहीं था। ढुलमुल नीति वालों की भी कमी नहीं थी। वीर सिपाही के हृदय में जब चोट लगती है तो किसी महायुद्ध की विभीषिका खड़ी हो जाती है, और साहित्यकार जब आघात से मर्माहत होता है तब किसी महाकाव्य का निर्माण होता है। ये कहावत अपने आप में प्रसिद्ध है। जैसा कि पहले भी जो अध्ययन हुए उनमें देखा गया कि 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध आंदोलनों का युग था। उसमें राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आंदोलन तो चल ही रहे थे। भारतेंदु ने हिंदी लेखकों और कवियों को यह नारा दिया कि निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय कोश। तो इस मंत्र ने भारतेंदु मंडल के कवियों, जिसमें कि प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, जगमोहन सिंह, प्रेमघन, इन सब पर एक जादू सा असर कर दिया। लोगों ने समाज सुधार, स्वदेशी आंदोलन और भारतीय सांस्कृतिक उत्थान के लिए अनेक ग्राम गीत लिखे और लिखवाए। इन जन जागरण की बेला में इन कवियों के इस लघु प्रयास का बड़ा शुभ परिणाम निकला। एक ओर अशिक्षित जनता तक राष्ट्रीय भावधारा पहुंची, दूसरी ओर अपनी देशी भाषा का प्रचार बढ़ा। और उस समय अंग्रेजी शिक्षा, विदेशी शासन, बेकारी, पुलिस, सामाजिक दूषण आदि सब पर व्यंग्यपूर्ण मुकरियां लिखी गई। एक स्थान पर आता है कि सब गुरुजन को गुरु बताएं, अपनी खिचड़ी आप पकाएं, भीतर तत्व न झूठी तेजी, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेजी। तो इस प्रकार की जो पहेलियां हैं वो सामने आने लगी। तो ये सब जो एक वातावरण था, ये सारा वातावरण द्विवेदी युग का पूर्वाभास उत्पन्न कर रहा था। और कालांतर में अंग्रेजों के प्रति संदेह उत्पन्न होने लगा। जनता के हृदय में प्रारंभ से श्रद्धा अंग्रेजों के प्रति उत्पन्न हुई थी, वह नीति के कारण क्रमशः असंतोष में बदलती गई। विरोधी भावना के वेग बढ़ने लगे। 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध जो है वो सुधारवादी युग था। चारों ओर सामाजिक, साहित्यिक और वैज्ञानिक परिवर्तन हो रहे थे। देश विदेश में लगभग थोड़े से ही अंतर से ऐसे महान व्यक्तित्वों का आविर्भाव हुआ था जिनकी शक्ति अपरिमेय थी। सचमुच एक साथ इतनी विभूतियों का पृथ्वी पर आना एक आश्चर्यजनक घटना थी। इस संबंध में डॉक्टर रामविलास शर्मा का जो कथन है वो महत्वपूर्ण है कि संसार के इतिहास में 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कार्ल मार्क्स, डार्विन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, विद्यासागर, टॉलस्टॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती और विवेकानंद प्रभृति महापुरुषों ने इसी समय अपना त्याग और तपस्या का जीवन बिताया। इन वैज्ञानिकों, समाज सुधारकों और साहित्यिकों के मार्ग में बड़ी बड़ी शिलाएं थी जिन्हें इन्होंने अपने हाथों से ठेल कर एक ओर कर दिया। बाद में लोगों ने आकर उसी मार्ग को पीट पाट कर बराबर किया और उसको जन समूह के चलने के योग्य बना दिया। तो ये जो एक पूरा वातावरण था 19वीं शताब्दी का जो उत्तरार्ध था वो अनेक परिवर्तनों से युक्त था। और भारतेंदु युग के अंत होने और द्विवेदी युग के प्रारंभ में कोई विशेष नवीन सामाजिक परिवर्तन नहीं हुए। आर्य समाज, ब्रह्म समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी तथा कांग्रेस आदि जो धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक विचारधाराएं पहले से चल रही थी, उन्हीं का क्रमिक विकास हुआ। समय के साथ ही साथ कवि, लेखक और नेता खुलकर अंग्रेजों की निंदा और राष्ट्रीयता के प्रचार में दत्तचित्त हो गए। सिर पर कफन बांधकर स्वाधीनता का झंडा लहराने लगे। और वीर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद वगैरह उस समय राष्ट्रीय मंच पर अपना निसंदेह एक अपूर्व ऐतिहासिक घटनाक्रम लेकर आए। और 1905 में बंग भंग की जो घटना है उसने आग में घी का काम किया। तो ये जो समय था, ये समय द्विवेदी युग के पूर्वाभास का समय था और जो धीरे धीरे सामने आया। साहित्य जीवन के सुख दुख, हास विलास की मार्मिक अभिव्यक्ति है और साहित्य का मानव चिंतन जीवन से चिरंतन संबंध है। तो ये सारी चीजें देखने के लिए मिली। और इसी के साथ साथ भारतेंदु के जीवन में जो असंगतियां थी, अंतर्विरोध थे, अमीचंद के घराने को परंपरा से एक नई परंपरा टक्कर ले रही थी, दरबारी संस्कृति और राजभक्ति में देशभक्ति और जन संस्कृति की लड़ाई चल रही थी। उस युग की समूची साहित्यिक प्रक्रियाओं में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। और इस समय जो
एक भाषा का स्वरूप है वो भी दिखाई दे रहा था कि ब्रज भाषा का प्रभाव कविता पर प्रबल था। खड़ी बोली बोली जो है वो धीरे धीरे प्रभाव में आ रही थी। तो ये और जो राजनीतिक परिवर्तन हुए, जो सामाजिक परिवर्तन हुए, धार्मिक ऐतिहासिक परिवर्तन हुए, इन सब ने मिलकर जो द्वेदी युग है उसके पूर्वाभास की अनुभूति कराई। और इस पूर्वाभास की अनुभूति से ही द्वेदी युग के नामकरण की ओर अग्रसर हुआ जा सकता है। तो अब यदि हम द्वेदी युग के नामकरण की बात करें तो द्वेदी युग का नामकरण जो इन समस्त घटनाओं पर आधारित था वो सामने आता है। द्वेदी युग के नामकरण पर चर्चा करें तो जो द्वेदी युग है उसमें आत्मसम्मान की भावना ने जनता में राष्ट्रीय भावना को जागृत किया। हिंदी साहित्य में भी इस परिस्थिति के अनुरूप राष्ट्रीय चेतना और समाज सुधार के स्वर सुनाई दिए। भारतेंदु युग के बाद हिंदी साहित्य के इस दूसरे उत्थान अर्थात जो दूसरा चरण है उसमें 1900 से 1918-20 तक का समय जो है वो द्वेदी युग के नाम से कहा जाता है। इसे जागरण सुधार काल भी कहते हैं, इसे युगांतर भी कहते हैं, क्योंकि द्विवेदी जी और अन्य साहित्यकारों ने सांस्कृतिक पुनरुत्थान, राष्ट्रीय भावना, समाज सुधार और उच्च आदर्शों को साहित्य के माध्यम से अभिव्यक्त करके जनता को राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया था। इस युग के नामकरण के औचित्य पर विचार करते हुए सुधाकर पांडे जी स्पष्ट करते हैं कि काल के प्रवाह को देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि एक से एक अनूठी प्रतिभाएं इस क्षेत्र में उद्भूत हुई और व्यक्ति के ऊपर युग का नामकरण अच्छा न माना जाए तो भाव या धारा के ऊपर युग का नाम रखना वैज्ञानिक माना जाता है। लेकिन इस युग में एक धारा नहीं थी, अनेक धाराएं थी, सबकी सब रस सिक्त थी, लेकिन सबके उत्स में पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का हाथ था, जो उनके अनुगामी थे। उन्होंने उनसे प्रेरणा और आशीर्वाद लिया। जो उनके विरोधी थे उनमें भी विरोध की प्रेरणा का उत्स जो है वो पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी की रीति नीति और व्यवहार के कारण ही उत्पन्न हुआ। इसलिए इस युग को द्विवेदी युग कहना ही उचित है। तो ये जो युग है ये द्विवेदी युग के नाम से जाना गया और इसका द्विवेदी युग जो नामकरण किया गया वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के विशेष आधार पर किया गया, क्योंकि संपूर्ण द्विवेदी युग जो है ये जो पूरा 20 वर्ष का एक कार्यकाल है, एक मतलब के कालखंड है, ये संपूर्ण कालखंड द्विवेदी जी के अथक प्रयासों का और अथाह अगाध असीम जो साहित्य निष्ठा है, साहित्य के प्रति झुकाव है, भाषा के प्रति श्रद्धा है, विश्वास है, प्रेम है, उसका परिणत रूप है। तो इसे हर दृष्टि से द्विवेदी युग के नाम से पुकारना युक्ति संयत है और इसीलिए समस्त जो आलोचक हैं, समीक्षक हैं, विद्वान हैं, उनके द्वारा हर तथ्य को ध्यान में रखते हुए और हर वैशिष्ट्य का अध्ययन करते हुए इस युग को द्विवेदी युग के नाम की संज्ञा से पुकारा गया। हालांकि कुछ विचारकों ने इस युग को युगांतर की समीक्षा भी दी और कुछ विचारकों ने इसे हिंदी नवजागरण का दूसरा चरण कहा, उत्कर्ष काल कहा। लेकिन जो एक युग का नामकरण यहाँ पर आता है और जिस युग के रूप में इसको पुकारा गया है वो द्विवेदी युग है। और द्विवेदी युग इसलिए कहना समीचीन है क्योंकि जो इस युग का वैशिष्ट्य बैठता है और जो भी कुछ इस युग में परिवर्तन है,
और भाषाई परिवर्तन है, साहित्यगत परिवर्तन है, शैलीगत परिवर्तन है और एक अथक प्रयास है वर्तनी के परिमार्जन को लेकर, भाषा के परिमार्जन को लेकर, साहित्यकारों की रचनाओं में एक शुद्धिकरण को लेकर, वो सब का आधार आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। तो इसीलिए संपूर्ण जो श्रेय है इसके नामकरण का वो द्विवेदी जी को जाता है और इसीलिए इस युग का नामकरण उन्हीं के नाम पर किया गया है। धन्यवाद।